हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने शुरू की है संस्कृत की शिक्षण विधियां और संस्कृत की शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज अपनी चर्चा करने जा रहे हैं वाचन शिक्षण के विषय में। किसके विषय में दोस्तों बात करेंगे हम? वाचन शिक्षण के विषय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और यहाँ से आपका एक आधा क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है दोस्तों। अब यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वाचन जो शब्द है, इस वाचन शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी वाचन शब्द अपने किसे कहते हैं। तो दोस्तों, वाचन जो शब्द है वो वच धातु से बना हुआ है और वच धातु के अंदर दोस्तों ल्युट प्रत्यय लगाने से इसका निर्माण होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा बोलना। शाब्दिक अर्थ क्या होगा दोस्तों? इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बोलना। यानी वाचन जो शब्द है वच धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है बोलना। तो इसलिए वाचन शिक्षण क्या है? तो हम कह सकते हैं किसी भी बालक को, बच्चे को बोलना सिखाना। जब हम इसको बोलना सिखा रहे हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? वाचन शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो वाचन शिक्षण के अंतर्गत अपने क्या जानेंगे कि बालक को बोलना किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। इस वाचन शिक्षण को अपने और क्या कह सकते हैं? इसे हम पठन शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसे हम पठन शिक्षण भी कहते हैं या हम इसे कह सकते हैं भाषण शिक्षण। या हम इसे क्या कह सकते हैं दोस्तों? पठन शिक्षण या फिर भाषण शिक्षण के नाम से जानते हैं। तो वाचन शिक्षण जो है वही पठन शिक्षण है और वही क्या है दोस्तों? वही भाषण शिक्षण भी होता है और इसके अंतर्गत अपने बच्चे को बोलना सिखाती हैं। और क्या सिखाते हैं दोस्तों? तो किसी भी बालक को ध्वनि और उच्चारण का ज्ञान करवाना ही वाचन शिक्षण माना जाता है या फिर यही इसकी विशेषता है। तो वाचन शिक्षण में अपने को बच्चे को बोलना सिखाना है और बोलने के अंदर क्या देखेंगे अपने, यानी सही ध्वनियों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, यानी भाषा का उच्चारण जो है वो किस प्रकार से होगा, शब्दों का उच्चारण किस प्रकार से होगा, यही सारा कुछ हमें वाचन शिक्षण में सिखाना होता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? तो वाचन शिक्षण के उद्देश्यों में जो हमारा पहला उद्देश्य आता है वो देखिए, हमें बोलना सिखाना है। तो सबसे पहले हम उसे क्या सिखाएंगे दोस्तों? ध्वनि और उच्चारण का ज्ञान। ध्वनि और उच्चारण का ज्ञान करवाना इसका एक उद्देश्य माना जाता है, ताकि बालक जो है वो ध्वनियों का उच्चारण सही ढंग से करना सीख जाए। साथ ही साथ जो स्वर है उस स्वर के आरोह और अवरोह का ज्ञान, यानी स्वर का जो उतार चढ़ाव है उसका ज्ञान करवाना भी इसका उद्देश्य माना जाता है। एक उद्देश्य अपने ले सकते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि उच्चारण में बच्चा क्या करता है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति करता है। तो वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या है? बच्चे को ध्वनि और उच्चारण का ज्ञान करवाना, स्वर यानी स्वरों का उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह का ज्ञान करवाना और मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करवाना ही क्या कहलाता है? वाचन शिक्षण के मुख्य उद्देश्य। अगर आपसे पूछा जाए इनमें से वाचन शिक्षण का उद्देश्य कौन सा है या कौन सा नहीं है दोस्तों, तो हमें इन्हीं को ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख लेते हैं कि वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं। हम बात करेंगे वाचन शिक्षण की विधियां के विषय में। कौन कौन सी विधियां इनकी हो सकती हैं जो हमें देखनी है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा वाचन शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन कौन सी मुख्य विधियां हैं जिनको अपने काम में लेते हैं। तो मुख्यतः 5 विधि हैं जो अपने देख सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारी विधि आती है वो है अक्षर बोध। वो हमारी विधि कौन सी होगी दोस्तों? अक्षर बोध, या हम इसे कहते हैं वर्ण विधि। यह कौन सी होगी दोस्तों? वर्ण विधि होगी। दूसरी विधि की अगर अपनी बात करें तो वो हो गई हमारी देखो एवं पढ़ो विधि।
देखो एवं पढ़ो विधि होगी। तीसरी विधि की हम बात करें तो वो होगी ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो ये कौन सी होगी दोस्तों? ये है ध्वनि साम्य विधि। और चौथी जो हमारी विधि आती है वो है अनुकरण विधि। चौथी हमारी विधि कौन सी होगी? अनुकरण विधि। और फिर उसके बाद में हमारी आती है संगति या फिर साहचर्य विधि। तो पहला प्रश्न तो आपसे यही बनता है कि वाचन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं या कौन कौन सी विधियां हैं जिनको अपनी वाचन शिक्षण में काम में लेते हैं। तो एक तो अक्षरबोध विधि है, देखो एवं पढ़ो विधि है, ध्वनि साम्य विधि है, अनुकरण विधि है और संगति या साहचर्य विधि है। और इतनी ही विधियों को आज हमें इस क्लास में पढ़ना है, कुछ और भी अपने डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्या शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले अपनी जो विधि पढ़नी है वो है हमारी अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि। अब दोस्तों देखिए ये कौन सी विधि होती है। अब यहाँ पर अपने पास में शब्द है ना अक्षर, तो अक्षर से यहाँ अपने ले लेते हैं वर्ण। तो दोस्तों इसमें क्या करवाना होता है बच्चे को जब पढ़ने की शुरुआत होती है। देखिए जब अपने छोटे बच्चे को पढ़ना सिखाते तो सबसे पहले उसको क्या सिखाते हैं? ए अनार या फिर क कबूतर सिखाते हैं, है ना। तो यानी इसकी शुरुआत ही किससे होती है? वर्ण से होती है। यानी बालक को जिस भाषा को सिखाना है सबसे पहले उसके वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। इसलिए बालक को क्या सिखाई जाती है? वर्णमाला। यही सीखते हैं ना हम, कोई भी भाषा है, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, जब हम उसको सीखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है। यानी उस भाषा की जो पूरी वर्णमाला है उसका ज्ञान करवाया जाता है। जब वो अच्छे से वर्णों को सीख जाता है तो वर्णों से मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? शब्द बनता है। और शब्द से बनता है वाक्य। और यही क्रम भी रहता है, पहले उसको वर्ण सिखाए जाते हैं, वर्णों से फिर उसको शब्द सिखाए जाते हैं और शब्द से उसको वाक्य बनाना सिखाया जाता है, यानी वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। पहले वो वर्णों को पढ़ना सीखेगा, फिर शब्दों को पढ़ना सीखेगा और फिर वाक्य को पढ़ना सीखता है दोस्तों। तो ये हमारा क्रम रहता है। इस विधि में अगर अपने कहीं कौन सा शिक्षण सूत्र काम करता है, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो सरल से कठिन। वैसे तो यही होना चाहिए किसी भी शिक्षण विधि के अंदर, यानी पहले सरल चीजें बताती हैं फिर कठिन की ओर चलते हैं दोस्तों। और ये जो विधि है वो वाचन शिक्षण की परंपरागत विधि मानी जाती है और परंपरागत जो होती है वो प्राचीनतम भी होती है। तो समझ गए होंगे इस बात को कि अक्षर बोध विधि में क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ण का ज्ञान करवाना है, यानी वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। जब वो वर्णों को सीख जाता है तो फिर शब्द, और शब्द से फिर वाक्य पढ़ना उसको सिखाया जाता है। इस विधि का जो शिक्षण सूत्र है वो होता है सरल से कठिन की ओर। और ये विधि जो है संस्कृत शिक्षण के एक परंपरागत और प्राचीनतम विधि मानी जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई विशेष उलझने की कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती हमें उलझना नहीं होता, आसान चीज़ों को आसान ही रहने दिया करो दोस्तों। देखो और पढ़ो विधि, ये भी एक अच्छी विधि है दोस्तों। देखो और पढ़ो विधि। और इस विधि की स्टार्टिंग कहाँ से है, कहाँ से होती है, यानी इसको अपने पढ़ाना कहाँ से शुरू करते हैं? तो इसमें हम पढ़ाने की शुरुआत जो है वो शब्द से करते हैं। जैसे हमने अक्षर बोध विधि में क्या पढ़ाया था? वर्ण पढ़ाया था सबसे पहले। यहाँ पर सबसे पहले शब्द को पढ़ना सिखाया जाता है। अब देखिएगा शब्द कैसे पढ़ाएंगे, किस विधि से? तो देखो और विधि को, देखो और पढ़ो विधि। तो देखेगा क्या? देखने के लिए उसको क्या चाहिए? एक चित्र चाहिए। और वो किसको देखता है दोस्तों? चित्र को देखता है। अब इस चित्र के ऊपर कोई ना कोई उसका क्या लिखा रहता है? नाम लिखा रहता है दोस्तों। तो बालक चित्र को देखता है और उसके साथ साथ उसके नाम को पढ़ना सीखता है। और हम सभी ने लगभग ऐसे ही सीखा होगा। जैसे कै कबूतर, कबूतर के साथ में देखिए कबूतर का चित्र होता है, गाय होती है, गाय के साथ में गाय का चित्र होता है। तो बच्चा उस गाय को पहचानता है लेकिन साथ साथ उस शब्द को भी पहचानना शुरू
कर देता है दोस्तों। अभी वर्तमान में जो पाठ्य पुस्तक है उनमें सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम की पुस्तकें उठा के देखोगे आप तो उसमें चित्र होते हैं, जैसे वेजिटेबल के नेम हैं तो वो कैसे सिखाए जाते हैं बच्चे को, इसी प्रकार से वेजिटेबल होती है उसके नीचे उसका नेम होता है। तो ये भी वाचन शिक्षण की एक अच्छी विधि मानी जाती है, इसका उपयोग किया जाता है। फिर से समझ लीजिएगा क्या होता है इसमें, एक चित्र बच्चे के सामने रख दिया जाता है और उस चित्र के साथ में ही, जैसे ये मान लीजिएगा आम हो गया तो यहाँ पर आम लिखा रहता है, आम्र कर दो भाई, है ना, तो आम्र लिखा रहता है, इसी को वो फिर क्या करता है, आम इसको बोलता है, तो साथ साथ इस शब्द को भी वो क्या करता है, पहचानना शुरू कर देता है। और इसके बाद में पहले चित्र को देखता है, उस नाम को पढ़ना धीरे धीरे इसके साहचर्य से वो क्या करता है, सीख ही जाता है दोस्तों। तो आशा है कि इस बात को और इस विधि को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी विधि भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तीसरी हमारी विधि है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि। अब देखिएगा ध्वनि साम्य विधि कौन सी होती है, तो ध्वनि और समान साम्यता दो शब्द हमारे पास में है यहाँ पर। अब इसमें क्या सिखाया जाता है, इसमें दोस्तों समान उच्चारण वाली ध्वनि को पढ़ना सिखाया जाता है, यानी जिन शब्दों का उच्चारण एक समान है उनको एक साथ पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे मान लीजिएगा कर्म हो गया, धर्म हो गया, शर्म हो गया, गर्म हो गया, ये जो शब्द हैं ये एक जैसे हैं ना, इनका उच्चारण एक जैसा है, तो इन सभी को एक साथ उसको पढ़ना सिखाया जाता है। तो ये एक अच्छी विधि है कि इस प्रकार से वो सीख लेगा, लेकिन एक इसमें खराब बात भी है, क्या हम सारी ध्वनियों को इसी प्रकार से सिखा सकते हैं क्या, नहीं। तो ये वाचन शिक्षण के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है, बहुत अच्छी विधि स्वीकार नहीं की जाती, अनुपयुक्त है, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। जहाँ कुछ शब्द एक जैसे मिलते हैं तो फिर उसको सिखा दिया जाता है, अन्यथा आवश्यकता नहीं होती। तो ध्वनि साम्य विधि कौन सी होगी, जिसमें समान उच्चारण वाली ध्वनियों को एक साथ उसको पढ़ना सिखाया जाता है। तो ये हमारी ध्वनि साम्य विधि होती है, जो वाचन शिक्षण के लिए कोई बहुत अच्छी विधि स्वीकार नहीं की जाती है। फिर उसके बाद में जो हमारी अगली विधि आती है दोस्तों, वो है हमारी अनुकरण विधि। कौन सी विधि है, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि को एक और नाम से भी जानते हैं, अनुध्वनि विधि। कौन सी विधि दोस्तों, अनुध्वनि विधि। तो अब ये देखिएगा अनुध्वनि विधि कौन सी होती है, अनुकरण करना है, अनुकरण कौन करेगा, बालक करेगा। किसका करेगा भाई, शिक्षक का करेगा, है ना। तो अनुकरण विधि में क्या करेगा, शिक्षक एक शब्द का उच्चारण करता है, शिक्षक के पास में एक शब्द होता है, इस शब्द का वो क्या करता है, उच्चारण करता है, और उसके उपरांत इस शब्द के उच्चारण को सुनकर के बालक भी क्या करता है, उसी प्रकार का उच्चारण करता है और धीरे धीरे वो उस उच्चारण को करना सीख जाता है दोस्तों। तो शुद्ध उच्चारण जो है इसमें बच्चा करना सीख जाएगा, लेकिन तब सीखेगा जब शिक्षक का उच्चारण भी क्या होना चाहिए, सबसे शुद्ध होना चाहिए। यानी इसमें शिक्षक का उच्चारण बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर इसने गलत उच्चारण किए तो बालक गलत उच्चारण करना सीख जाता है दोस्तों। जैसे हम बचपन से अड़ा खाली इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, अड़ा खाली, है ना, लेकिन हमारी वर्णमाला में ये होता है और ये अंग खाली हुआ करता था, और बहुत सारे बच्चे हैं जिसको इसको ही अड़ा खाली बताया गया और वही बच्चों ने पढ़ना भी सीख लिया है। बहुत सारी हैं इस प्रकार की चीज़ें, बहुत सारे इस प्रकार के शब्द हैं। जैसे ये विद्यालय था, इसको बहुत सारे बच्चों ने विद्यालय पढ़ना सीख लिया, तो ये उच्चारण के कारण हुआ, जिसने उसको बताया उसका उच्चारण खुद का शुद्ध नहीं था और वो उस उच्चारण को पढ़ना सीख गया। जैसे ये एक शब्द तो मैंने बहुत सारे बच्चों के पास में देखा है, ये है गोरिल्ला, और बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं गोरिल्ला इसको बोलते हैं। अब वो उनके लिए कहाँ से आया, या तो शिक्षक ने उनको टोका नहीं, या शिक्षक खुद का उच्चारण ही किस प्रकार का था, इस प्रकार का उच्चारण हुआ करता था।
तो ये बहुत सारे इस प्रकार के शब्द हैं जिनके विषय में त्रुटि रहती है और बालक जो है गलतियां करता है। तो अनुकरण विधि में शिक्षक शब्दों का उच्चारण करता है और बालक उसके द्वारा ही शुद्ध उच्चारण करना सीखता है। अच्छी विधि है, बहुत अच्छी विधि है, काम में लेनी भी चाहिए, काम में ली भी जाती है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो शिक्षक है उसका उच्चारण भी उतना ही शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद में एक और विधि हमारे पास में आती है, वो है संगति विधि। कौन सी विधि है दोस्तों? संगति विधि। ये जो विधि है वो मोंटेसरी प्रणाली की ही देन मानी जाती है। किसकी देन मानी जाती है दोस्तों? मोंटेसरी की जो मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षा प्रणाली है उसी की देन मानी जाती है। अब इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? कार्ड्स का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। ये टुकड़े लकड़ी के भी हो सकते हैं और ये टुकड़े प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक पर तो क्या होता है? चित्र होता है, और दूसरे पर उसका क्या होता है? नाम होता है। एक पर तो क्या हो जाएगा? चित्र हो जाएगा, और एक पर उसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे कार्ड होते हैं। अब इसमें बच्चा क्या करता है? खेल खेल में सीखता है। अब उसको बहुत सारे चित्र हैं, तो चित्र और नाम को एक जगह करना होता है और इसको एक साथ जोड़ना है, तो वो अब आपस में उनकी संगति करना सीख जाता है और इस प्रकार से संगति करके सीखता है। इसीलिए हम इस विधि को संगति विधि के नाम से जानते हैं। ये विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? तो खेल खेल में शिक्षण। ये विधि जो है खेल खेल में शिक्षण पर आधारित है दोस्तों। क्या कहा हमने? इसमें कार्ड्स होते हैं, उस पर कुछ पर चित्र होते हैं, कुछ पर नाम होते हैं, बच्चे को दे दिए जाते हैं, वो फिर आपस में उनको कनेक्ट करता है और फिर वो उस चीज़ को सीख जाता है। तो ये हमारी संस्कृत शिक्षण की कुछ विधियाँ थी। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं जिनको अभी हमें जानना आवश्यक है, और वो है हमारा वाचन के भेद। वाचन के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों वाचन के दो भेद हमारे पास में हुआ करते हैं। एक तो हमारे पास में आता है सस्वर वाचन, और एक हमारे पास में आता है मौन वाचन। कितने हो गए वाचन दोस्तों? एक तो सस्वर वाचन है और एक हमारे पास में है मौन वाचन। जिन दोनों को हमें अच्छे से सीखना है, सस्वर वाचन और मौन वाचन, और एक एक करके दोनों को देखेंगे, क्योंकि वाचन में अगर कभी प्रश्न पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की संभावना यहीं से बनती है। सबसे पहले अपने सस्वर वाचन का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास में आता है सस्वर वाचन। अब देखिएगा दोस्तों, सस्वर वाचन कैसा हो गया? नाम से ही स्पष्ट है। स माने सात स्वर, स्वर के साथ में जो ध्वनि है वो निकलती है, यानी जिसमें जो उच्चारण होगा, जो बोला जाएगा, जो ध्वनि है वो किसी दूसरे को सुनाई देती है। एक तो अपने मन मन में बोलते हैं जो किसी को सुनाई नहीं देता, दूसरी ऐसी कोई भी ध्वनि, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो ये एक प्रकार का सस्वर वाचन है, यानी हमारे मुख से बोली गई ऐसी कोई ध्वनि जो अन्य व्यक्तियों को भी सुनाई देती है, हम उसे सस्वर वाचन के नाम से जानते हैं। और इस सस्वर वाचन के भेद माने जाते हैं 3। एक तो हमारे पास में है आदर्श वाचन, दूसरा हमारे पास में है अनुकरण वाचन, और तीसरा हमारे पास में आता है समवेत वाचन। सबसे पहले हम आदर्श वाचन की बात करते हैं। तो सस्वर वाचन कौन सा होता है? जब हम मुख से किसी ध्वनि को बोलते हैं, ऐसी ध्वनि जो किसी दूसरे को सुनाई भी देती है दोस्तों। तो आदर्श वाचन में क्या होता है? आदर्श वाचन करेगा कौन? शिक्षक करेगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। शिक्षक जो है आरोह अवरोह के बारे में पूरा ध्यान रखते हुए वाचन करता है, तो वो आदर्श वाचन के रूप में जाना जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है दोस्तों। अब यह कितनी बार हो सकता है? तो गद्य पाठ में ये होता है 1 बार, यानी गद्य पाठ में आपको कितनी बार करना है? 1 बार आदर्श वाचन होगा, और पद्य पाठ में 3 बार होता है। तो आदर्श वाचन कौन करता है दोस्तों? वो शिक्षक करता है। और शिक्षक कितनी बार करेगा? गद्य अगर पाठ है तो वो 1 बार ही करेगा, पद्य है तो 3 बार करेगा। यहाँ से मैक्सिमम आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछे तो भी यहीं तक आता है। तो सस्वर वाचन में आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। छात्र उसको सुनते हैं, पूरे आरोह अवरोह का ध्यान रखते हुए इसको किया जाता है। फिर अपने आते हैं अनुकरण वाचन में। अनुकरण वाचन कौन करेगा? अनुकरण वाचन करता है छात्र, और सभी छात्रों के द्वारा एक एक करके इनको अनुकरण करने के लिए दिया जाता है। यानी अनुकरण वाचन कौन करेगा?
छात्र करते हैं दोस्तों। और छात्र के लिए देखिएगा, जैसे 40 मिनट का पीरियड है तो 40 मिनट की पाठ योजना में 5 और अधिकतम 8 छात्रों से ही अनुकरण करवाया जाए। यानी एक बालक को या तो 8 मिनट दी जाए या फिर 5 मिनट दी जाए दोस्तों। छात्र एक एक करके इनका अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिएगा प्रश्न जो बनता है, अनुकरण वाचन कौन करता है? छात्र करता है। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। सभी छात्र एक एक करके उनको पढ़ते हैं। फिर आता है समवेत वाचन। समवेत वाचन कौन सा होगा दोस्तों? समवेत वाचन जो है वो सभी छात्रों के द्वारा किया जाता है। समवेत मतलब एक साथ, सारे छात्र एक साथ करते हैं दोस्तों। और ये कब किया जाएगा? जब आप कोई पद्य या कोई कविता बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो पूरी कविता का पाठ जो है एक साथ करवाया जाता है। तो आदर्श वाचन कौन करेगा? शिक्षक करेगा। अनुकरण कौन करेगा? छात्र करेगा। समवेत में सारे छात्र जो हैं वो एक साथ मिलकर के उच्चारण कार्य करते हैं दोस्तों, जैसा छोटी कक्षाओं में अक्सर हुआ करता है। बात करते हैं फिर अगले वाचन की, जो है हमारा मौन वाचन। अब देखिएगा, सहस्वर वाचन कौन सा था? जिसमें आपने जो वाचन किया वो दूसरे को सुनाई दे रहा था। लेकिन मौन वाचन खुद ही होता है, वो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देता। अब मौन वाचन जो है इसके सामान्यतः अपने 3 भेद मान करके चलते हैं। तीनों को देख लेते हैं। पहला जो आता है वो है हमारा सामान्य मौन वाचन, दूसरा है हमारा द्रुत मौन वाचन और तीसरा है हमारा गंभीर मौन वाचन। अब देखिएगा, सामान्य मौन वाचन कौन सा है? जैसे अपने कोई समाचार पत्र वगैरह पढ़ते हैं तो वो सामान्य मौन वाचन होता है। यानी एक प्रकार से उसमें कोई स्पीड कम या ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल जो अपने पढ़ते हैं ना, मन मन में जो पढ़ते हैं, किसी कोई पुस्तक आपके पास में है तो उसको अपने एक सामान्य वाचन के रूप में देखते हैं। द्रुत वाचन कौन सा होगा? यदि कोई कहानी या उपन्यास आपके पास में, उसको आप आराम से पढ़ते हैं क्या? नहीं ना, कहानी को आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ती है ताकि उसके क्लाइमैक्स तक पहुंचा जा सके, उसके ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लिए जा सके। तो कहानी जो है वो द्रुत पढ़ी जाती है। गंभीर मौन वाचन कौन सा होगा? जिसमें अपने एक एक शब्द पर क्या करते हैं? चिंतन है, मनन है। जैसे कोई मोटिवेशन बुक हो गई या कोई धार्मिक पुस्तक हो गई जिसमें गुरुजी ने कुछ कहा है तो उसके एक एक शब्द का बड़ा मीनिंग होता है, तो उनको अच्छे से अपने करते हुए ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मौन वाचन कौन सा होता है? छात्रों के द्वारा, या कोई भी करेगा लेकिन वो मन मन में ही करता है दोस्तों। ऐसा मौन वाचन जो किसी दूसरे को सुनाई नहीं देता है। अब देखिएगा, यहाँ एक और प्रश्न आपसे अच्छा सा पूछा जा सकता है कि सहस्वर वाचन करते समय जो सावधानियां हैं वो कौन सी रखी? तो पहले तो कि जो हमारे पास में सहस्वर में आदर्श वाचन था वो खड़े होकर किया जाना चाहिए। आदर्श वाचन कैसे करेगा? शिक्षक को करना है, वो खड़े रह करके करना चाहिए। और खड़े रहकर करते समय पुस्तक कौन से हाथ में पकड़ेगा? वो बाएं हाथ में उसको पुस्तक को पकड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम ये रहना चाहिए। और पुस्तक की आंखों से जो दूरी है वो आंख से कितनी दूर होनी चाहिए? वो 30 सेंटीमीटर उसकी दूर होनी चाहिए। पुस्तक को पकड़ते समय जो कोण है वो कितना होना चाहिए? 135 डिग्री के कोण पे उसको पकड़ना चाहिए। ये कुछ एक आदर्श परिस्थितियां हैं आदर्श वाचन के समय सहस्वर वाचन में जो आती है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आदर्श वाचन है या वाचन शिक्षण है उसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर करना, क्योंकि इस तरह के एजुकेशनल क्वालिटी एजुकेशन वीडियो हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी नई भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं, ऐसे भर्ती परीक्षा को दे रहे हैं, तो करंट अफेयर्स, टेस्ट, क्लासेज और पीडीएफ के लिए हमें किसी अदर प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है। यूट्यूब पर हम केवल वीडियो ही डाल सकते हैं, तो इसलिए वो एक हमारा अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमारी 2 एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक राकेश सर अतुल्य आर्यस के नाम से है और एक अतुल्य आर्यस के नाम से ही है। दोनों गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाकर के सर्च करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सारा हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। तो इसी प्रकार से हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।